तो आइए फ्रेंड, आज की वीडियो शुरू करते हैं। ओरिएंटेशन फॉर द स्टडी ऑफ पोएट्री एंड द मेडिवल पोएट चौसर MEG 01 का पार्ट 2। Usually the study of British poetry starts with the age of Chaucer, not because the history of British poetry starts with the Chaucer, but the emphasis on the organized and the systematic development of British poetry starts from the age of Chaucer। इस लाइन का मतलब ये है कि ब्रिटिश पोइट्री जो है वो एज ऑफ चौसर से ही शुरू मानी जाती है, क्योंकि उसके टाइम पर जो सिस्टमेटिक डेवलपमेंट हुआ था, जो ऑर्गेनाइजेशन हुई थी, मतलब जितने भी चेंजेस आए थे वो सब चौसर के टाइम से ही आए थे। तो इसलिए कहा जाता है कि जो ब्रिटिश पोइट्री है वो चौसर के टाइम से ही शुरू होती है। जॉफ्रे चौसर 1340 to 1400, who is also regarded as the father of English poetry by many, was a Middle English poet। जॉफ्री चौसर जो थे वो एक मिडल इंग्लिश पोएट थे, जिन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहते हैं। इट वॉज मिडल पीरियड, ये मिडल पीरियड का टाइम था विच मार्क द राइज ऑफ रेनेसा। रेनेसा इस गाइस कि भाई रीबर्थ होना किसी चीज़ का, जो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है उसको दोबारा लेकर आना। जैसे आर्ट कल्चर उस टाइम पे मतलब ख़त्म होने के बाद दोबारा से इनका रीबर्थ हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर रेनेसा यूज़ किया हुआ है। बिफोर दिस पीरियड द ब्रिटिश आइल वॉज रूल्ड बाय द रोमन एम्पायर। इस टाइम से पहले जो ब्रिटिश था वो रूल्ड बाय, मतलब उसको ऊपर किसका अधिकार था? रोमन एम्पायर्स का था। फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी एडी से लेकर अंटिल 5th century AD तक। द रोमन्स कॉल्ड इट द आइलैंड ब्रिटानिया आफ्टर द सेल्टिक स्पीकिंग इनहैबिटेंट्स ब्रिटॉन। तो फ्रेंड्स, ये सेल्टिक ब्रिटॉन्स जो थे वो फर्स्ट पीपल थे, जिन्हें आप इंडाइजीनियस भी कह सकते हो, जो यहीं रहते थे ग्रेट ब्रिटेन में फ्रॉम द ब्रिटिश आयरन एज। तो इसीलिए रोमन्स इसे आइलैंड ब्रिटानिया कहते थे। Somewhere around the 5th century, the Romans were attacked by the Germanic invaders, who belonged to 3 different but related tribes। तो 5th century के आसपास रोमन्स पर जर्मन ने अटैक कर दिया था, जिसमें मतलब 3 डिफरेंट लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड जो ट्राइब्स थी वो थी, जिनके नाम थे एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स। तो फ्रेंड्स, ये एंग्लो सैक्सन्स एंड जूट्स जो थे वो 3 मोस्ट पावरफुल नेशन थे जर्मनी के। द फर्स्ट एपिक पोएम रिटन ऑन ब्रिटिश आइल वॉज बेओवुल्फ। तो फ्रेंड्स, ये पहली पोएम थी जो ब्रिटिश पर लिखी गई थी, जिसका नाम था बेओवुल्फ। दिस पीरियड इज़ मार्क्ड एज द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इन द ब्रिटिश हिस्ट्री। ब्रिटिश के हिस्ट्री काल में, इतिहास में इस टाइम को ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। सम ऑफ द फेमस पोएम्स रिटन ड्यूरिंग दिस टाइम आर विटसेथ, जिसे फार ट्रेवलर यूजुअली कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट इंग्लिश पोएम। ये सबसे पुरानी इंग्लिश पोएम है विटसेथ। द बैटल ऑफ बर्नब्रू एंड द बैटल ऑफ माल्डन। दीज पोएम्स टेल्स द स्टोरी ऑफ इन्वेजन्स ऑफ ब्रिटेन। ये इनके आक्रमण के बारे में बताते हैं इन 10th century। अदर्स पोएम्स, इनके अलावा बहुत सारी पोएम्स हैं जो जैसे कि द वंडरर एंड द सी फेयरर। दीज पोएम्स शो अस द यूज़ ऑफ पर्सनल इमोशंस एंड मेलंकली इन द पोएट्री। मतलब ये पोएम हमें जो इमोशनल स्टोरी उस टाइप से बताती है, और मेलंकली मीन्स एक फीलिंग है, पेंसिव सैडनेस। पेंसिव मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग सीरियस। द फाइनेस्ट रिलीजियस पोएम ऑफ दिस पीरियड इज़ द ड्रीम ऑफ द रूड। तो इस टाइम की जो धार्मिक थी पुस्तक या पोएम कह सकते हो, उसका नाम था द ड्रीम ऑफ द रूड। नाउ लेट अस गेट बैक टू द मिडल इंग्लिश पीरियड। अब हम वापस एक मिडल इंग्लिश टाइम पे चलते हैं। द मिडल इंग्लिश पीरियड वॉज कल्चरली डोमिनेटेड बाय द पावर ऑफ चर्च एंड द लैंडलॉर्ड्स। रेनेसा कुछ टर्म जो है वो इसी से रिलेटेड है, वो हम आपको बाद में डिटेल में भी समझाएंगे। तो अभी आप यहाँ इसको देखिए एक बार, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जो मिडल इंग्लिश का टाइम है वो कल्चरली किससे डोमिनेटेड होता था? उस टाइम जो चर्च थी, जो लैंडलॉर्ड्स थे, ये बहुत ही पावरफुल थे।
चर्च वॉज द ओनली इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा सिर्फ यही एक इंस्टीट्यूशन था विच क्लेम टू बी द ब्रिज बिटवीन गॉड एंड द ह्यूमन बींग्स, जो एक टाइप से ब्रिज बना हुआ था किसके बीच में, भगवान और हम ह्यूमन बींग्स के। इलिटरेसी वॉज वेरी कॉमन, मतलब लोग बेतुकी बातें करते थे जो बिल्कुल ही अलग होती थी, कॉन्सेप्चुअल नहीं था कुछ भी, एंड पीपल वुड हार्डली केयर टू थिंक अबाउट इट। और मतलब सब लोग बस जो कह दिया उसी को ही मान लिया, काम ख़त्म। कोई भी कुछ नया इन्वेंट नहीं हो रहा था, कुछ भी चर्च डोमिनेटेड पावर थी वो अपने ही फैसले, अपनी ही चीज़ें लोगों को बताते थे। सो वी विल टेक अ क्लोजर लुक एट द कल्चरल बैकग्राउंड लेटर। तो इसके बाद हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। Chaucer is sometimes considered the source of the English vernacular tradition and the father of modern English literature। तो हमने पढ़ा था कि इसको इंग्लिश लिटरेचर का फादर भी बोलते हैं चौसर को, एंड यही उस टाइम एक सोर्स था इंग्लिश वर्नाकुलर ट्रेडिशन का। वर्नाकुलर फ्रेंड्स वो होता है कि जैसे मातृभाषा काइंड आप कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे वहाँ के आम लोग जो थे, जो उनका ट्रेडिशन था, ये टर्म सही रहेगा। His achievements for the language can be seen as a part of a general historical trends towards the creation of a vernacular literature। इसने जितना भी कुछ किया है, जितना भी प्राप्त किया, इसकी जो भी अचीवमेंट थी लैंग्वेज के लिए, वो आप इजीली आसानी से आप देख सकते हो कि इसी के टाइम के बाद जो भी चेंजेस आया तो वही एक क्रिएशन लेके आया अपने वहाँ के पर्टिकुलर लोगों के लिए, या जो भी उस टाइम का लिटरेचर था। आफ्टर द एग्ज़ाम्पल ऑफ डांटे इन मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप। डांटे के एग्ज़ाम्पल के बाद ये सब आपको यूरोप के काफ़ी सारे पार्ट्स में देखने को मिलेगा। A parallel trend in Chaucer's own lifetime was underway in Scotland through the work of his slightly earlier contemporary, John Barber। चौसर की अपनी लाइफ उससे पहले के जो जॉन बाबर थे, उनके टाइम के जो कंटेम्प्रेरी आप कह सकते हो, समकालीन जो थे, कुछ टाइम पहले ही आए थे, उनकी वजह से चल रही थी, उनके काम की वजह से, एंड वॉज लाइकली टू हैव बीन इवन मोर जनरल, जो काफ़ी ज़्यादा इनसे जनरली कॉन्सेप्ट मतलब जिन्होंने लेके आए, एज इज़ एविडेंस बाय द एग्जाम्पल ऑफ द पर्ल पोएट इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। जिसके एग्जाम्पल नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड की पर्ल पोएट हैं। Widespread knowledge of Chaucer's work is attested by many poets who imitated or responded to his writing. John Lydgate was one of the earliest poets to write continuation of Chaucer's unfinished tale, while Robert Henderson's Testament of Cressida complete the story of Cressida left unfinished in his Troilus and Cressida. Many of the manuscripts of Chaucer's work contain material from these poets, and later appreciation by the Romantic era poets was shaped by their failure to distinguish the later editions. So friends, इस पूरे पैराग्राफ में आपको ये बताया हुआ है काफ़ी सारे पोएट्स ने उनको इमिटेट किया, उनकी राइटिंग को, जिससे ये पता लगता है कि चौसर का जो वर्क था वो कितना ज़्यादा स्प्रेड हो चुका था, उनकी जो नॉलेज थी। उसके बाद उनका जो भी काम अनफिनिश था उनको काफ़ी सारे राइटर्स ने कंप्लीट किया। 17th एंड 18th सेंचुरी राइटर्स जैसे कि जॉन ड्राइडन ने थे, उन्होंने भी चौसर्स की स्टोरी को काफ़ी एडमायर किया, बट नॉट फॉर हिज रिदम एंड राइम, लेकिन उनकी रिदम और राइमिंग जो भी थी पोएम में उसके लिए नहीं। As few critics couldn't read मिडल इंग्लिश, क्योंकि कुछ आलोचक तब उस टाइम मिडल इंग्लिश पढ़ सकते थे, और जो टेक्स्ट था वो भी बुचर्ड बाय द प्रिंटर्स, मींस उसको भी र्यून कर दिया गया था जानबूझकर या इन एबिलिटी की वजह से। It was not until the late 19th century that the official Chaucerian canon accepted today was decided upon largely as a result of Walter William Keats' work. 150 years after his death, the Canterbury Tale was selected by William Caxton to be one of the first book to be printed in England. तो ये सिर्फ 19th century तक ही नहीं था जो ऑफिशियल चौसेरियन कैनन मीन्स एक कुछ जो उसके रूल्स थे या कुछ भी जो आज एक्सेप्ट किए जाते हैं, वॉज डिसाइडेड अपॉन लार्जली एज अ रिजल्ट ऑफ किसका, वॉल्टर विलियम्स कीट्स
के काम का। तो 150 साल बाद उनकी डेथ के जो कैंटरबरी टेल्स थी उसको सिलेक्ट किया था विलियम कैक्सटन ने, किस लिए, टू बी वन ऑफ द फर्स्ट बुक टू बी प्रिंटेड इन इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स, अब ये कुछ टर्म्स हैं जो हमने इस पूरी वीडियो में पढ़ी हैं। फर्स्ट वन इज़ ब्रिटिश आइल्स, मीन्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप। The group consists of two main islands, Great Britain and Ireland. तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट, यूरोप के नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट में हैं। इस ग्रुप में दो मेन आइलैंड्स आते हैं, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड। सेकेंड इज सेल्टिक ब्राइटॉन्स। These were indigenous Celtic people. Indigenous means the first people या native people who inhabited Great Britain from at least the British Iron Age, जो काफ़ी टाइम से ग्रेट ब्रिटेन में ही रह रहे थे। कब से? ब्रिटिश आयरन एज से। नेक्स्ट वन इज सेक्सॉन्स, एंगल्स एंड जूट्स। ये तीन मोस्ट पावरफुल नेशन है जर्मनी की। नेक्स्ट इज मेलनकली, a feeling of pensive sadness. Pensive sadness means thinking deeply about something serious. Next is vernacular, the language या फिर dialect spoken by the ordinary people in a particular country or region. तो अगर short form में देखा जाए, simple way में देखा जाए तो मातृभाषा we can say vernacular. Next is butcher or butcher, whatever you call, ruin deliberately or through incompetence and inability. मतलब जानबूझकर बर्बाद कर देना या इनएबिलिटी या इनकॉम्पिटेंस की वजह से। एंड द लास्ट वन इज़ कैनन, मीन्स अ जनरल लॉ और रूल। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड फॉर मोर अपडेट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।